हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश वासु। वेलकम टू द व्यू पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में, और वो है B2 सेगमेंट में। B2 सेगमेंट ऐसा सेगमेंट यानी हैचबैक सेगमेंट, जिसके अंदर आपको 4 डोर मिलेंगे, पीछे एक डिक्की मिलेगी, और वो डिक्की बहुत बड़ी तो नहीं होगी, वो एक सेडान नहीं होगी, लेकिन उसमें सेडान के लायक स्पेस हो सकता है। बलेनो आती है उसके अंदर, और वो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। B2 सेगमेंट के अंदर लिटरली 3 से 4 कारें डोमिनेट करती है, लेकिन अब इस सेगमेंट में बहुत सारी मिनी एसयूवीज आ चुकी हैं जिन्होंने मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा है, लेकिन तब भी एक बड़ी संख्या में बलेनो बिक रही है। और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से इंडिया में अगर आप ओवरऑल सेल्स फिगर देखेंगे तो वैगनार के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में बलेनो का नाम आता है। एल्टो, वैगनार और बलेनो 3 कारें जिसकी वजह से आज भी लगभग 47% मार्केट शेयर है वो मारुति कैप्चर करके बैठी है। और क्यों है ये सेगमेंट में सबसे नंबर 1, इस पर हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बलेनो का इतिहास अगर हम बात करेंगे तो बलेनो का इतिहास शुरू होता है 1991 से, जब पहली बार एक सिडान के रूप में इसको लॉन्च किया गया। और अभी ये कल्टस क्रेसेंट के नाम से भी आती है। जापान में, इंडोनेशिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा मार्केट इसने कैप्चर किया और बहुत ही सक्सेसफुल सिडान रही है। उसके बाद 2001 में सुजुकी एरियो के नाम से आई, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वो इसकी नेक्स्ट जनरेशन थी, और वो भी एक तरह की सिडान ही थी। थर्ड जनरेशन जो आई थी वो आई थी नियो बलेनो के नाम से, जो SX4 के नाम से इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी, और वो भी एक बेहतरीन मॉडल था। और इंडिया में भी SX4 के नाम से एक मॉडल आया था जिसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसके बाद ये सब मॉडल 2008 से लेके 2010 तक कंटिन्यू रहे, और 2015 में एंट्री होती है बलेनो की, न्यू एज बलेनो की 5 डोर हैचबैक के रूप में। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से फीचर्स आए थे, उस समय के लीडिंग फीचर्स आए थे, और जो इसने मारुति के जो परसेप्शन था उन लोगों में चेंज कर दिया था। शुरुआत होती है नेक्सा की, और एक ब्लू कलर जिसने पूरे मार्केट को बदल दिया। इसके अंदर 3 ऑप्शन आते थे, 1 लीटर में, 1.25 लीटर में, 1.2 लीटर में और 1.4 लीटर में। वर्ल्ड वाइड ये बहुत सारे ऑप्शन के साथ आती थी, डीजल और पेट्रोल दोनों में उपलब्ध थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर डीजल भी, जो CVT भी आता था। अनफॉर्चुनेटली अब वो बंद हो चुका है, और अब जो आ रही है वो न्यू नेक्स्ट जेन बलेनो आ रही है, जिसके अंदर 1.2 लीटर का K12 एंड ड्यूल जेट माइल्ड हाइब्रिड इंजन यूज हो रहा है। और ये एक्चुअल में इसमें कई वेरिएशंस हुए हैं, जो हम इसके बारे में इस सफ़र में बात करते रहेंगे। दोस्तों, उसके एक्सटीरियर की जब बात करेंगे तो आपको जो इसमें चेंजेस नज़र आएंगे ना, वो सबसे बड़े प्रोमिनेंट है। अब आपको जो डिज़ाइन आ रही है उसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, आपको वाइपर के, ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल भी मिल रहे हैं, आपको जो टच स्क्रीन है वो भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। एक जो चीज़ मिसिंग थोड़ी सी लग रही थी वो लग रही थी इसमें सनरूफ की अनअवेलेबिलिटी, और वो भी कई चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इसमें एड्रेस कर दी गई हैं। इसके अंदर जो अभी आप मॉडल देख रहे हैं ये एक्चुअली डेल्टा सेकंड मॉडल है, इसमें डेल्टा से ऊपर वाला मॉडल है, और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उसका बैक देखेंगे, बैक में आपको जो मिलेगा वो आपको डिफरेंट मिलेगा कि एक तो आपको इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, लेकिन हाई आपके पास एक ब्रेक लैंप है। दूसरा आपको चीज़ जो दिखेगी, ऊपर एक एंटीना है जो नॉर्मल एंटीना इसमें दिखता है, जो मुझे ऑकवर्ड लग रहा था इसको एक्चुअली में देखना। और अभी जो आप देखेंगे नीचे, तो LED टेल लैंप्स जो है वो इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको पास। एक कैमरा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टच स्क्रीन सिस्टम भी दिया हुआ है, और 4 सेंसर इसमें मिलेंगे इस वाले मॉडल में। लेकिन जो टेल लैंप का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, फ्रंट सीट और उसके कंफर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि अच्छा हेडरूम और अच्छा लेग रूम दिया हुआ है इसमें, और फ्रंट में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अब जब इसके फीचर्स की बात करेंगे और जब क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल मुझे अच्छा लगा इसमें। जब मैंने इसको अभी राइड की है तो उसकी जो ड्राइविंग कंफर्ट था वो बहुत ही अच्छा था। जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब आपको देखिएगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो डोर्स हैं वो इतने हल्के नहीं नज़र आते आपको। सबसे पहले इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर अब काफ़ी हद तक प्लस बना दिया है इन्होंने। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसका बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको 2 लाइट्स मिलती है फ्रंट और बैक में।
चारों पावर विंडो मिलते हैं आपको बेस मॉडल से ही, और सबसे अच्छी बात है कप होल्डर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अब थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ देखेंगे। इंटीरियर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इंटीरियर में, तो आपको ध्यान में आएगा कि पहले जो इसके इंटीरियर की प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि आपकी इसकी बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर दोनों में प्रॉब्लम हुआ करती थी। आजकल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है और इंटीरियर भी इम्प्रूव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप अगर जब देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा। टैकोमीटर भी दिख रहा है आपको और स्पीडोमीटर भी दिख रहा है। स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों जब होते हैं तो एक्चुअल में वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। दूसरा, इसके सेकंड टॉप मॉडल में आपको अच्छी चीज़ दिखेगी कि आपको एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन दिखेगा, जिसको मैंने अभी रिकॉर्ड इसमें गाना किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको सुना नहीं सकता, लेकिन आपको वो जरूर दिखेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिखेगा, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। 5 गियर का आपको एक गियर बॉक्स मिलेगा, जो एक्चुअल में इसकी वर्सेटिलिटी को इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट। अब आर्मरेस्ट की जो पोजीशन है वो मुझे लगता है थोड़ी सी ऑकवर्ड की गई है, इतनी सही नहीं है। आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेसेस मिलते हैं। यहाँ पे 2 स्पेस मिल रहे हैं, मोबाइल के लिए स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे एक USB का पोर्ट मिल रहा है आपको। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक USB का पोर्ट दिखेगा आपको, जो USB चार्जिंग का पोर्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। पीछे भी आपको एक मिल रहा है USB का और आगे भी मिल रहा है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना, ये मुझे इतनी फ्लिमसी लग रही है, इतनी परफेक्ट नहीं लग रही है। ग्लव बॉक्स देखें तो ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है, लेकिन बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, नहीं, नॉर्मल ग्लव बॉक्स ही दिया है इसमें। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अब इसमें जो कलर और इंटीरियर की क्वालिटी है वो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी थी कि जो इन्होंने इम्प्रूव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो है इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी। यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक सब जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। और काफ़ी हद तक ये जो कलर है आपको स्कीम दिखेगी ना, ये बहुत अच्छी है। ये थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ तक जा रही है। AC के वेंट्स अगर आप देखें तो थोड़े से चेंज हो चुके हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी है। काफ़ी हद तक बढ़िया क्वालिटी के AC वेंट्स हैं यहाँ पे। अभी हमने जब इसको चलाया था तो काफ़ी हद तक इसकी अच्छी इम्प्रूव थी। अब इसकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, MID की बात करते हैं। MID में जो मुझे आपको कई फीचर हैं जो मुझे लगता है कि उसको बताना चाहिए। सबसे पहला तो ये आप देखेंगे कि जब ये इसको आप यूज़ करेंगे, डोर को यूज़ करेंगे तो डोर दोनों ओपन है, उसका नोटिफिकेशन आता है। चारों डोर का नोटिफिकेशन आता है, प्लस पीछे की अगर डिक्की ओपन है तो उसको भी आता है। चलो इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखता है। सर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लो फ्यूल की साइन दिखा रहा है यहाँ पे आपको। अब आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो कई चीज़ें चेंज होंगी। बीच में ये दोनों की दोनों एनालॉग हैं, और बीच में जो दिया है वो एक्चुअल में आपका टॉर्क और पावर बता रहा है। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. अभी जो एवरेज बता रहा हूँ 6.7 किलोमीटर पर लीटर का बता रहा है, जो बहुत ही कम है एक्चुअल में। बट ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ जो चली है वो बाहर ही चली है, अंदर एक्चुअल में अंदर ही आगे पीछे हुई है, इसलिए एवरेज ऑब्वियसली डाउन आएगा। यहाँ पे भी आपको लो फ्यूल का एक मैसेज आ जाता है। अब इसके बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही बेसिक सिस्टम है एक्चुअल में। इसको ओपन कर सकते हैं, ये प्रीसेट्स है। अब जब इसमें आप ये फंक्शन देखते हैं तो फ़ोन, मीडिया, रेडियो, इसके सारे फंक्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। ब्लूटूथ का है, ऑडियो वीडियो का है, और प्लस जैसे कोई नंबर होगा इसकी भी मैंने एक देखा है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव है, और जब इसको बंद करते हैं तो इस टाइप का ये मैसेज शो करता है, तो काफ़ी हद तक अच्छा है। स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है। स्टीयरिंग अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि लाइटेस्ट स्टीयरिंग है। और AC की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। पीछे भी AC एयर वेंट दिया है, और पीछे जब आप देखेंगे तो 2 हेडरेस्ट आपको दिखेंगे, 2 हेडरेस्ट दिखेंगे, और उसके साथ ही बैठने का स्पेस बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूं तो पीछे की सीट में मुझे अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं लगा है। आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। आपकी इसकी जो विड्थ है ये बहुत कम है। फ्रंट के जो एक्चुअल में डायल्स होते हैं उसके बारे में बताऊँ और बटन्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे ऑटो डाउन का फीचर है, ऑटो अप का भी फीचर है। ऑटो डाउन और ऑटो अप का फीचर दोनों मिलते हैं आपको। ये आपके इसको रिट्रैक्ट करने का फंक्शन है, जिसमें आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं और वापस ऑन भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने का स्विच जो है वो यहीं दिया हुआ है, और रिट्रैक्ट करने का स्विच भी यहीं दिया हुआ है। चारों ऑप्शन यहीं पे मिलते हैं। इसके साथ ही इसका भी ऑप्शन यहीं पे मिलता है। डीफॉगर भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो AC के अंदर आपको सारे फंक्शन यहीं मिल जाएंगे।
अब ये एसी में आप बाहर की अगर एयर को अंदर लेना चाहते हैं, नहीं लेना, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो एसी कर सकते हैं, फ्रंट और रियर डिफॉगर जो यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आपको जिस तरीके से एयर चाहिए वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। एयर की स्पीड सेट करने के लिए ये रहता है, तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, हाईएस्ट पे जब आप इसको करेंगे जो लेवल 5 है, तो आवाज़ जो आएगी बहुत तेज़ आती है एक्चुअल में, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, अनलेस आती बहुत तेज़ है वो। इसके अलावा जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, इसमें आप ऑटो हेडलैम्प को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आप ऑटो हेडलैम्प को देखेंगे तो ऑटो हेडलैम्प करते ही अपने आप, जैसे ही नाइट होगा तो ये अपने आप जल जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास फंक्शन है कि आप ये जो वाइपर्स कंट्रोल है उस सारे के सारे लेफ़्ट साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास लाइट के कंट्रोल है। ये बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई बलेनो में और उसके सेकंड टॉप मॉडल में है। और अब आप देख सकते हैं इतना हेडरूम मिल रहा है मुझे, और लेग रूम कितना मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। सीट को मेरे हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच और इतना सारा हेडरूम मिल रहा है। 3 जनों के बैठने की जगह मुझे लगता है थोड़ी सी डाउटफुल है, लेकिन काफ़ी जगह है आपके पास। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो इट लुक्स अ वेरी गुड व्हीकल। अब काफ़ी रूमी लगता है क्योंकि इसमें चारों तरफ ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपने फ्रंट में देखा है, सेकंड टॉप मॉडल में भी इसमें सारे फीचर्स आते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। चलो फीचर डिस्कस करते हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। दोस्तों पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मारुति के इसको ऊपर करने में मुझे रियल में भार महसूस हो रहा है, और ऐसा बहुत कम होता है। मारुति में भी अब हैवी आ गया है, और अंदर से ये जो है ना नॉइज़ को कम करने के लिए एक प्रोटेक्शन कवर भी दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छी। दोस्तों ये आपके इसका इंजन भी है, और आप देख सकते हैं इंजन की आवाज़ जो है ना बहुत ही कम है। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको मूविंग पार्ट्स, और रियल में बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है इसमें। और आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ अभी आ रही है, यहाँ पर भी जब मैं उसके पास में खड़ा हूँ तब भी इतनी कम आ रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप नीचे देखेंगे ना तो ये पूरा नीचे से इंजन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो प्रोटेक्शन कवर पूरा फुली इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका इंजन नीचे से लग जाएगा। एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इन्होंने उस पूरे सेटअप को किया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे मारुति की। अब फ्रंट में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक LED लाइट्स हैं आपके पास। इस मॉडल के अंदर सेकंड टॉप के अंदर फॉग लैंप नहीं आते हैं जी। ये इसको बंद किया और थर्ड की आवाज़ के साथ बंद होता है। ऐसा कैसा डोर के साथ भी होता है। पहले जो डोर आते थे बिल्कुल उसमें धीरे आवाज़ आती थी, अब जब आप बंद करते हैं तो थर्ड की आवाज़ इसमें भी आपको सुनाई देगी। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो की के लिए एंट्री है, ये बैटरी दी हुई है, पहले से काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है इन्होंने। और डोर्स की क्वालिटी, प्लास्टिक, ये आप फैब्रिक देखेंगे तो ये डार्क ब्लू कलर में है, यहाँ पे ब्लैक है, वापस यहाँ पे लेदराइट फिनिश है, और यहाँ पे कप होल्डर है जिसके अंदर आप रख सकते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ दिए हुए हैं इसमें। और साथ ही सीट जो आती है वो एक्चुअल में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी हाइट एडजस्टेबल सीट भी आती है इसमें। अब इसका बूट स्पेस देखते हैं। बूट स्पेस एक्चुअल में इसका बहुत ही अच्छा आता है। ये रहा सबसे अच्छी चीज़ आपको जो लगेगी ना वो ये लगेगी कि बूट स्पेस से पीछे भी इन्होंने प्रोटेक्शन दे रखा है, पार्सल ट्रे दी हुई है, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। बस एक जगह मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग की हुई है यहाँ पे। जब ये ओपन हुआ है तो लाइट नहीं जली है, अब आपको जलाने के लिए फिजिकली इसको जलाना पड़ता है यहाँ पे। बस ये कॉस्ट कटिंग है, बाकी काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। और इसका जो स्पेयर टायर होता है ना वो ये रहा, 80 की स्पीड के साथ आता है, जो अपोलो का टायर है, और ये 185/65 R15 टायर है। अगर मुझे फाइनल वर्डिक्ट पूछोगे आप तो मुझे लगता है कि ये कार एक्चुअल में वर्थ करती है। जिस टाइप की प्राइस सेगमेंट में आती है और जिस टाइप का एवरेज ये कंपनी क्लेम कर रही है, मुझे लगता है कि ये कार आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी जो क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। अगर आप देखेंगे इसके डोर की साइज़, इसकी डोर की क्वालिटी रियल में काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। पीछे का स्पेस, सस्पेंशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। अब वो सस्पेंशन में आपको एक ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि एकदम से ये टूट जाते हैं। तो इट इज़ गिव बिग थम्स अप। जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वो जब वीडियो में डाल रहा हूँ तब मैं आपको डिस्कस करूँगा। मुझे जो इसमें प्रोज लगे वो इसकी लगी, एक तो बिल्ड क्वालिटी का इम्प्रूव हो चुकी है। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, सेकंड चीज़ लगी, वो लगी है कि इसकी जो राइडिंग की जो ओवरऑल डायनेमिक्स हैं वो इम्प्रूव हो चुके हैं। स्पीकर्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं,
और थर्ड थिंग जो मुझे अच्छी लगी वो लगी पीछे का स्पेस। प्रॉपरली 3 जने बैठ सकते हैं। रीड डिफॉगर दिया हुआ है इसकी बेस मॉडल से ही। बेस मॉडल इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। आपके पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ऑटो एसी आपके बेस मॉडल से आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसके हेडलैम्प्स की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अब जो चीज़ बुरी लगी वो लगी कि इसके सेकंड टॉप मॉडल में भी आपके फॉग लैंप्स नहीं आते। सेकंड जो आपके इसका बूट स्पेस है उसके अंदर जो जगह है बहुत ऊपर दी है, तो डीप बहुत ज़्यादा है लेकिन वो चौड़ा नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जब आप सामान रखेंगे या निकालेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 319 लीटर का बूट स्पेस है लेकिन ये प्रॉब्लम कर सकता है। थर्ड थिंग जो मुझे इसमें प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सी लगी वो एक्चुअली लगी इसकी पोजीशन। जो आपके ये हैंडरेस्ट की पोजीशन है ये थोड़ी सी नीचे है, तो एक्चुअल में जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको लगेगा थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको और बुरी चीज़ मुझे लगेगी कि जब आप इसको अभी राइड कंफर्ट अच्छा लग रहा है लेकिन जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब इसका बेस मॉडल 7.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ राजस्थान के जोधपुर में, तो जाता है वो 10 लाख तक जाता है, तो 10 लाख तक शायद ही वर्थ नहीं करती है। बट ये सेगमेंट में बहुत हो चुका है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव किया ओवर द पीरियड टाइम, और आई होप कि मारुति इसी तरीके से इम्प्रूव करती रहेगी। तो आई एम गिविंग अ बिग थम्स अप टू द मारुति। थैंक यू गाइस।